वंस अगेन स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा था ऑपरेशन कि जिसमें मेजॉरिटी होल्डर स्टेक होल्डर्स थे, वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखकर सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे थे और कुछ ऐसे डिसीजंस इम्प्लीमेंट कर रहे थे किन पर, माइनॉरिटी होल्डर्स पर, कि वो बाउंड हो, उन्हें मानना पड़े। लेकिन माइनॉरिटीज़ अगर वो कंसेंट नहीं दे रहे थे तो उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि बाउंड हो, मानना ही पड़ेगा। इस केस में माइनॉरिटीज़ क्या थे, उत्पीड़क थे, और वो अगर अपने इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट मेजॉरिटी होल्डर्स, और ट्रिब्यूनल जो है वो आगे की कार्रवाई करेगा। आज हम पढ़ रहे हैं मिसमैनेजमेंट। अगर कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इस तरह से कंडक्ट की जा रही हैं कि कंपनी या पब्लिक का इंटरेस्ट के साथ एक पार्शियल बिहेवियर हो रहा है या प्रेजुडाइज हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, कि कंपनी का इंटरेस्ट और पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो ध्यान में नहीं रखा जा रहा, जिससे कंपनी की मैनेजमेंट या कंट्रोल में कोई चेंज हुआ, वो क्या कहलाएगा, मिसमैनेजमेंट कहलाएगा। यानी ऐसा किसी कंडक्ट जो भी कंपनी के अंदर हुआ या जो भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोविज़न या कोई भी पॉलिसी या कुछ भी ऐसा कार्यवाही हुई जिससे कंट्रोलिंग पोजीशन या जो प्रबंधन था उसमें ही एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, और उससे पब्लिक इंटरेस्ट के साथ क्या हो रहा है या कंपनी के इंटरेस्ट के साथ कोई भी एक पक्षपातपूर्ण रवैया शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कुप्रबंधन कहलाएगा या मिसमैनेजमेंट कहलाएगा। अब क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब हम कहें कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है या कंपनी जो है उसका जो प्रबंधन है वो सही तरीके से, कुशल तरीके से नहीं हो रहा, तो क्या कंडीशंस हैं। नंबर 1, पक्षपातपूर्ण रूप से किए गई कंपनी एक्टिविटीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, एक फेयर डील नहीं की जा रही, फेयर एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा कोई भी राइट्स जो हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, और कंपनी की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो इस तरह से नहीं हो रही कि सबका बेनिफिट हो या वो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सनस का ही बेनिफिट हो रहा है। तो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं कंपनी के अंदर। मैनेजमेंट कंट्रोल में कोई मटीरियल चेंज हुआ, मतलब कि ऐसा चेंज जिसमें कंट्रोलिंग ऐसी होगी जिससे सिर्फ एक पक्ष का बेनिफिट होगा, तो वो बहुत ही जो मुख्य चेंज हुआ वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरेस्ट को कम करेगा या एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जो भी पब्लिक है जिनका इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, उसके ऊपर भी क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो भी कंट्रोलिंग में एक ड्रास्टिक चेंज आया है और वो चेंज किसी न किसी रूप से बहुत ही अच्छा नहीं है, तो वो भी क्या है, और आगे जो भी फ्यूचर में फंक्शनिंग या प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट सबके लिए नहीं निकलने वाला, देन देयर विल बी मिसमैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अल्टरेशन या ऑनरशिप ऑफ शेयर्स में अल्टरेशन हुआ विच इज़ प्रेजुडिशियल टू कंपनी इंटरेस्ट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनकी कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज हुआ है या कंपनी के शेयर्स की ऑनरशिप जो है उसमें कुछ चेंज हुआ है, और ये चेंज जो किया गया है, से हम बात कर दें कि ऐसा कुछ क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स बनाया गया जिससे या यूँ एक ऐसा फॉर्मुलेशन किया गया कि जो शेयर की कंपोजिशन है वो एक हिस्से में एक पक्ष के पास बहुत ज़्यादा जा रही है और वही डिसीजन लेगा और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही लेगा। तो उस केस में क्या है, कंपनी के इंटरेस्ट के साथ पक्षपात रवैया है, क्योंकि कंपनी जो बनी है वो तो जिसके भी जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनके साथ एक कहते हैं फेयर डील करती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। लेकिन अगर कोई ऐसी हायरार्की या कोई ऐसी कंट्रोलिंग पावर पर रहने वाले पर्सन्स
कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं इलीगल तौर पर, कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं अपनी होल्डिंग्स के अंदर ताकि पावर बढ़ाई जा सके, तो उससे भी क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा। डायरेक्टर्स को अपनी ड्यूटीज़ करने से रोकना, अगर डायरेक्टर्स को अपनी ड्यूटीज़ करने से रोका जाता है तो ऑब्वियसली बात है जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं कंपनी वो ढंग से वैसे भी नहीं होंगी, तो मिसमैनेजमेंट है। एब्सेंस ऑफ कंपनी रिकॉर्ड, जिससे बिजनेस पर्टिकुलरली फॉर्म में चले। अगर कंपनी के रिकॉर्ड्स गायब कर दिए जाते हैं, और जिन रिकॉर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंपनी जो है वो क्या करे, वो कंपनी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अब अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं नदारद रहेंगे तो कंपनी भी क्या करेगी, कंपनी भी एक तो जुडिशियल फॉर्म में ही चलेगी, इससे भी क्या होगा, मिसमैनेजमेंट होगा। लो प्राइस पर एसेट सेल करना विदाउट कंप्लायंस ऑफ एक्ट के अगेंस्ट जाकर एसेट को कम प्राइस पर बेचना, और वो एक्ट में लिखित भी नहीं है कि ऐसा चीज़ कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, मिसमैनेजमेंट ही है। रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट फाइल ना करना, अगर ऑब्वियसली बात है कुछ प्रोविजन बोलते हैं कि जितने नोटिस हैं या मोशंस के रिगार्डिंग जो भी आप रेजोल्यूशन पास होता है रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है, या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेगुलरली एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक रजिस्ट्रार के पास देना होता है, और उनके पास फाइल नहीं किया गया क्योंकि इन द सेंस कहीं ना कहीं क्या है ना, झोल चल रहा है कंपनी में, तो नहीं किया गया तो गलत है, मिसमैनेजमेंट होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ प्रोविजंस हैं उनका हनन किया गया, उनको तोड़ा गया, वायलेट किया गया। कुछ वायलेशन कब होता है, जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो गड़बड़ी की जा रही है, तो अगर एसोसिएशन के प्रोविजंस वायलेट किए गए, वो काम जो है एज पर रिटन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है, तो क्या होगा, कंपनी के अंदर कुप्रबंधन है, मिसमैनेजमेंट है। फंड्स का गलत यूज़ किया गया है, माल्सिफिकेशन किया गया है उनका, तो गलत यूज़ करने की वजह से क्या है, आपका वही कुप्रबंधन ही हो रहा है, गलत साइड में उनको यूज़ किया जा रहा है और सही पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की टर्म एक्सपायर होने पर भी कंटिन्यूएशन इन ऑफिस हो, अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका जो टेन्योर था, जितने पीरियड के लिए वो था, वो पूरा हो गया, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है ऑफिस में, मतलब कहीं ना कहीं उसका हित है, या जिन्होंने उन्हें रखा हुआ है उनका कोई हित है, पर्सनल इंटरेस्ट है, और इससे क्या होगा, इससे ये कहीं ना कहीं एक निशानी है कि कुप्रबंधन है और दिख रहा है सबको, तो क्या होगा, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके आपस में कोई ना कोई लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह होगा, तो झगड़ा होगा इस रीज़न की वजह से, क्योंकि वो टेन्योर से बियॉन्ड जाके कर रहा है, तो उन्हें भी पता है कि ये कुछ ना कुछ गलत पर्पस के लिए आ रहा है, तो झगड़े होंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी फंक्शनिंग है वो हिंडर करेगी, तो जो प्रबंधन स्मूथली चलना चाहिए था वो नहीं चला। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, अल्ट्रा वायर्स ड्यू टू एनी न्यू अपॉइंटमेंट। हाँ जी, कुछ ऐसे कंपनी अफेयर्स जिनको मिसमैनेजमेंट नहीं माना जाए। नॉट अल्ट्रा वायर्स ड्यू टू एनी न्यू अपॉइंटमेंट। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या, कि अगर लीगल पावर के बियॉन्ड कुछ किया गया है, तो यहाँ क्या बोला, नॉट अल्ट्रा वायर्स, यानी कि लीगल पावर के बियॉन्ड कुछ नहीं किया गया है। तो कोई अगर न्यू अपॉइंटमेंट जो है हुई है और वो नॉट अल्ट्रा वायर्स है, यानी कि एक तरह से हम जो कहें कि विद इन द लीगल पावर्स है, तो क्या है, वो मिसमैनेजमेंट का कंडक्ट नहीं माना जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर ना करके रिजर्व में प्रॉफिट डाले गए हैं, फ्यूचर बेनिफिट के लिए हैं कंपनी की, तो अगर आज डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मिसमैनेजमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कोई एक फ्यूचर पर्पस जो है और जेन्युइन फ्यूचर पर्पस को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लिया जाए, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मिसमैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के वक्त क्रेडिटर्स को शेयर होल्डर्स बनने को कह दें, अगर कंपनी जो है वो बहुत ही फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रही है, तो उस केस में वो चाहे तो ऑब्वियसली बात है, क्रेडिटर्स की उस वक्त क्या होती है, हम बोलते हैं कि क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उनका प्रायर राइट होता है वेदर कंपनी विल बी वाइंड अप, लिक्विडेट वगैरह होगी, तो जो भी बिकेगी सबसे पहले पे ऑफ उसे किया जाएगा, क्योंकि वो एक तरह से कहते हैं ना, एक लायबिलिटी है, फर्स्ट लायबिलिटी है उनको पे ऑफ करना।
फाइनेंशियल क्रंच हो गया तो वो क्या कहती है, क्योंकि वहाँ पता है कि क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको एक तरह से लेनदार मानते हैं ना, तो लेनदार है तो उनका प्रायर राइट होता है, फिक्स रेट से उनको मिलता है। अब उनको ये बोल दिया जाए कि देखो आप शेयर होल्डर बन जाओ, आपको फ्यूचर में, और शेयर होल्डर्स के पास तो ये होता है ना, बचा तो सारा उनमें बटेगा, और वो जो बटेगा वो बहुत, कई बार ऐसा भी हो सकता है वो बहुत छोटी अमाउंट नहीं होगी, वो बहुत बड़ी अमाउंट भी होगी। तो उनको बोला जाता है कि क्रेडिटर्स को, डिबेंचर्स होल्डर्स को, कि आप क्या है, आप कन्वर्ट कर लो, क्या है, आप शेयर होल्डर बन जाओ, क्योंकि उस वक्त होता क्या है कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं सकती है, उस वजह से वो उनको एक ऑप्शन देती है कि आप क्या करें, शेयर होल्डर बन जाए। तो इससे ये नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर्स बढ़ाए ताकि मेजॉरिटी के पास पावर आ सके, तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, या कंट्रोलिंग पावर आ सके और वो क्या करें, एक मिसमैनेजमेंट करें, अपने कंट्रोल को दूसरों पे चलाएं, तो वहाँ पर वो क्या है, मिसमैनेजमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रही थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। प्रिवेंशन, कुछ प्रोसीजर बना रखा है अब कि अगर मान लीजिए मिसमैनेजमेंट होता है कंपनी में तो क्या प्रोसीजर है प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा, जो ये ऊपर है ये आपके दूसरी बुक में से लिए गए हैं, तो एक बार देख लेना, मैं दूसरी बुक का PDF अपलोड कर दूँगी ग्रुप में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दी जाएगी बाय रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स, कि अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में और आप कुछ रेमेडी चाहते हैं, मेंबर्स जिन्हें लग रहा है कि यहाँ बहुत कुप्रबंधन हो रहा है, कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कहीं ना कहीं इलीगल हैं, प्रोविजंस को तोड़ा जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, तो वो ट्रिब्यूनल के पास जो भी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ मेंबर हैविंग काइंड ऑफ पावर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। अब वो रिलीफ देगा ट्रिब्यूनल, अगर पहले वो उसका ओपिनियन क्या, पहले वो देखेगा कि अगर कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है, कंपनी अफेयर्स हैं, पब्लिक या कंपनी के लिए पक्षपातपूर्ण है, तो वो ट्रिब्यूनल बिल्कुल रिलीफ देगा। मैनेजमेंट में मटेरियल चेंज किया जो प्रेजुडिशियल है, यानी पक्षपातपूर्ण है, एंड इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और पब्लिक, यानी अगर मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग पावर जो है उसमें कुछ चेंज किया है, ऐसी कंपोजिशन की है कि किसी मेजॉरिटी के पास जो है वो पावर बहुत ज़्यादा चली जाए, और ये जो रवैया है ये बहुत पक्षपातपूर्ण है, इससे कंपनी के इंटरेस्ट का या पब्लिक के इंटरेस्ट का हनन होगा, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल क्या है, रिलीफ प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ एक्सेप्शन आएगी, जो चेंजेस किसी केस में एक्सेप्टेबल होंगे उन केसेस में आप उन्हें नहीं बोल सकते कि मिसमैनेजमेंट है, तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल ये कहेगा कि भाई ये जो डिसीजन लिए गए वो क्या है, वो मिसमैनेजमेंट के अंदर नहीं आते, क्योंकि एज़ पर प्रोविज़न की स्थितियाँ ऐसी बन गई थी, जैसे हमने डायरेक्टर्स वाली बात की थी कि शेयर होल्डर्स बना रहे हैं उनको क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं, तो ये स्थिति एक्सेप्टेबल है। अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि कंट्रोलिंग पावर चेंज करती है, नहीं, ये सिचुएशन ऐसी थी, तो वहाँ ट्रिब्यूनल कुछ नहीं करेगा। लेकिन वाकई कुछ इलीगल है और बियॉन्ड प्रोविज़न है, अनएक्सेप्टेबल चीज़ें की गई हैं, तो वहाँ वो रिलीफ देगा जब अप्लाई करेगा ट्रिब्यूनल को मेंबर्स। हाँ जी, अब प्रिवेंशन के लिए ट्रिब्यूनल क्या कर रहा था, वो नेसेसरी रीज़नेबल ऑर्डर दे सकता है। अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इस मैटर में लगे, यानी जो भी कंप्लेन की गई है, हमने कहा था ना कि जनरली क्या होता है, ट्रिब्यूनल के पास राइट है कि वो वाइंड अप कर सकता है, बट वो क्या करता है, वो अल्टरनेट देता है ताकि इंटरेस्ट को बचाया जा सके आज भी और फ्यूचर के लिए भी, कि कुछ ऐसा कभी मिसकंडक्ट ना हो। तो जो भी सब्जेक्ट मैटर को वो देखता है, तो सब्जेक्ट मैटर और जो भी कंप्लेन को एक तरह से कहते हैं ना कि एक उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, टू ब्रिंग इट टू एन एंड, वेरी गुड एंड, जो भी सही है और वो कन्विंस है ट्रिब्यूनल, तो वो ये रिलीफ दे सकते हैं। रिलीफ किसे मिलेंगे, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है एटलीस्ट 200 मेंबर्स या एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल, विच एवर इज़ लेस मेंबर्स, अगर वो होल्ड कर रहे हैं शेयर कैपिटल का 1/10 और उन्होंने पे ऑफ कर रखी है सारी जो कैपिटल है, पेड अप कैश कॉल्स जो हैं वो पे कर रखे हैं,
तो वो रिलीफ देने के वो रिलीफ लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीछे था, बस वहाँ 100 वाला केस था। नॉट हैविंग एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, अगर कंपनी के पास जो है वो शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी नहीं है तो एटलीस्ट सिर्फ टोटल मेंबर्स के 1/5 भी अप्लाई करेंगे रिलीफ के लिए, तो ट्रिब्यूनल कार्रवाई करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि जो 1/5 वाली मेंबर्स की कंडीशन थी, कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं थी, या 200 एटलीस्ट मेंबर या 1/10 ऑफ होल्डिंग, अगर ये रिक्विजिट्स को कुछ पूरा नहीं करती है कोई भी कंप्लेन करने वाले मेंबर्स, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो मेंबर्स जिनको ये रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं रिलीफ पाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी मेंबर्स, जो भी पक्ष फाइल कर रहा है कंप्लेन रिगार्डिंग कोई भी मिसकंडक्ट हुआ है कंपनी के अंदर, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो कंपनी जो पिटीशन फाइल करेंगे मेंबर्स, उनके नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उनका नाम अपीयर होना चाहिए। अगर कोई मृत मेंबर है, डेथ हो गई है, डिजीज्ड मेंबर है, तो उसके बिहाफ पर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन फाइल कर रहा है, यानी उसका सक्सेसर है, तो उसको रजिस्टर में उसका नाम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनीवन और मोर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कैन अप्लाई बाय हैविंग देयर कंसेंट। सब में से मेंबर्स जितने भी हैं, जो भी रिक्विजिट थी कि इतने मेंबर्स का होना अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक सबके बिहाफ पर बाकी सभी की सहमति के साथ क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है पिटीशन के लिए। हाँ, लेकिन अप्लाई करने के बाद अगर कंसेंट ले रहा है तो वो पिटीशन फाइल जो की जाएगी वो मान्य नहीं होगी कि उन्होंने बाद में कंसेंट दी। तो पिटीशन फाइल करने से पहले एक पर्सन फाइल कर रहा है बिहाफ ऑफ सबके, तो वो कंसेंट जो है वो ज़रूरी है कि वो पहले ले ले। बाद में कंसेंट लेना मान्य नहीं होता। फिर पिटीशन फाइल हो गई एक बार, बाद में अगर कोई मेंबर कहे कि नहीं हमारी सहमति नहीं थी, तो फिर वो उनकी कंसेंट मान्य नहीं होती। अगर एक बार फाइल कर लिया, कोई बात है कि कोई विड्रॉ नहीं कर सकता अपनी पिटीशन को वापस। हाँ जी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास पावर्स हैं किसके रिगार्डिंग, कि जो भी उत्पीड़न हो रहा है या जो भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में, तो कुछ पावर्स हैं इन दोनों मिसकंडक्ट्स के रिगार्डिंग। और ये पावर्स जो वो एम्प्लाई करेंगे वो कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे। उन्हें ये देखना होगा कि कंपनी के जो भी एक्टिविटीज़ है, कंपनी जो अफेयर्स हैं वो ढंग से कंडक्ट किए जाएं, और कंपनी के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक और कंपनी के बेनिफिट में हों, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हों। ये पावर ये ट्रिब्यूनल ध्यान रखेगा जब भी वो कुछ ऑर्डर देगा। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अनफेयरली पक्षपात ना करे एप्लीकेंट्स का, कि अगर फोर्सफुली वाइंड अप किया जाए, ये भी ध्यान में रखेगा कि क्या ऐसी सिचुएशन है कि वाइंडिंग अप करना बहुत ज़रूरी है, ख़त्म ही कर दो इसको। तो ये ऐसी वाइंडिंग अप फोर्सफुल ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, सबका हित नहीं दिखेगा, नहीं रहेगा। तो ये भी ध्यान में रखा जाएगा। कंपलसरी वाइंड अप जब हो, तो अगर मान लीजिए कि कंपलसरी हो गया कि वाइंड अप करना है, ऐसी सिचुएशन है, तो जब भी कंपलसरी वाइंड अप हो तो दूसरों के साथ पक्षपात ना हो। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पावर यूज़ करेगी। नंबर 1, क्या पावर यूज़ करेगी? 1 सेकेंड। रेगुलेट करने के लिए कंडक्ट ऑफ कंपनी एक्टिविटीज़ फॉर फोर्थ कमिंग टाइम, कि जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ अगर वो एक नेगेटिव फॉर्म में हो रही हैं, एक्टिविटीज़ को गलत तरीके से एक्टिविटीज़ की जा रही हैं,
फ्यूचर में ऐसी चीज़ें रेगुलेट की जा सकें, इस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी पावर्स का यूज़ करेगी। शेयर कैपिटल रिडक्शन होगा तो अपनी पावर्स का यूज़ होगी। कंपनी और मैनेजमेंट के बीच जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट करने, कंपनी और मैनेजमेंट के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो कि बहुत ही मिसकंडक्टफुल है, जिससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ कंपनी इंटरेस्ट को हार्म ही होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म ही होगा, उसकी टर्मिनेट करने की पावर किसके पास है? ट्रिब्यूनल के पास है। या किसी मॉडिफिकेशन कुछ किया गया है तो उस मॉडिफिकेशन को कंसीडर ना करने की पावर भी क्या है? ट्रिब्यूनल के पास है। अगर पहले तो क्या था, एग्रीमेंट हुआ है कंपनी और मैनेजमेंट के बीच, अगर एग्रीमेंट हुआ है कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच, और वहाँ पर क्या हो रहा है, और उस केस में जो भी एग्रीमेंट हुआ कंपनी और मैनेजमेंट के बीच, और वो भी पब्लिक और कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, और जब ये एग्रीमेंट किया गया था वो एग्रीमेंट उस थर्ड पार्टी या जो पार्टीज़ हैं उनकी कंसेंट के द्वारा ही किया गया है, और लेकिन ये मिसकंडक्टफुल की कैटेगरी के अंदर आता है, जो वायलेट कर रहा है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और कंपनी, उस केस में भी क्या है, ये टर्मिनेट कर सकती है एग्रीमेंट को, या कोई भी मॉडिफिकेशन जो किया गया है उसको कंसीडर ना करने का राइट भी किसके पास है? ट्रिब्यूनल के पास है। अगर 3 महीने पहले कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है तो उसको रोकने का अधिकार या उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने का राइट भी किसके पास है? ट्रिब्यूनल के पास है। कंपनी ने कोई प्रोविज़न बनाए हैं किसी केस में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कोई प्रोविज़न बनाए हैं किसी केस में, टर्मिनेशन से अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई डायरेक्टर या कोई मैनेजर हटा तो कोई कंपनसेशन नहीं मिले। यानी ट्रिब्यूनल प्रोविज़न बनाता है कि अगर किसी भी केस में कोई टर्मिनेट हुआ, उस एग्रीमेंट को हमने अमान्य करार दे दिया ट्रिब्यूनल ने, और उस टर्मिनेशन क्या होगा कि मतलब किसी न किसी पार्टी जो भी कन्विक्ट मानी जाएगी, जो भी जिसने गलत पूर्ण रवैया किया, जो भी दोषी मानी जाएगी, अगर टर्मिनेशन से अगर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर हटाया जाता है, तो क्योंकि अनविलफुल एक्टिविटी थी, मिसकंडक्ट किया गया था, ऐसी एक्टिविटी जो इंटेंशनली गलत माइंड में ऑब्जेक्ट लेके जो गलत उद्देश्य से की गई थी, तो उस केस में अगर कोई हटाया जा रहा है तो वहाँ पर टर्मिनेशन के टाइम पर कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। कोई पर्सन हुज एग्रीमेंट इज़ टर्मिनेट, जो पर्सन जो एग्रीमेंट में था और वो एग्रीमेंट को क्या है ख़त्म कर दिया गया है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया ट्रिब्यूनल द्वारा, तो वो पर्सन जो टर्मिनेट हटाया गया उस मिसकंडक्ट के लिए, वो कंपनी के लिए 5 साल तक एक्ट नहीं कर सकता। पार्टी जो होगी, जो दोषी पाई गई, कन्विक्टेड पाई गई, वो चार्ज उस पार्टी से 5,000 रुपये चार्ज किए जाएंगे पेनल्टी के तौर पर, और 1 साल का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी, या ये दोनों ही हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर करेगी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ अल्ट्रेशन किए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ ट्रिब्यूनल के पास कुछ राइट्स हैं। कंपनी जो है वो बिना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कुछ भी क्या है ऑल्टर नहीं कर सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई अल्ट्रेशन किया जाता है तो उसको 30 डेज़ में रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट नहीं किया जाता तो जो भी ऑफिसर लायबल होगा इस मिसकंडक्ट के लिए, उसको मैक्सिमम 50,000 तक का, एक बार बुक में चेक करना, 50,000 तक का क्या है
पेनल्टी चार्ज की। सीधी सी बात है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अडल्ट्रेशन किया जा रहा है वो ट्रिब्यूनल के सहमति से ही होना चाहिए। मैंने कहा ना, कंपनी कांट ऑल्टर एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर एक रूपता से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने कुछ गाइडलाइन दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट माना गया, सही नहीं माना गया, तो क्या होगा, तो उस केस में फाइन चार्ज किया जाएगा। जो भी दोषी पाए जाएंगे आपके ऑफिसर्स, मैक्सिमम इतना 50,000 का। आज के लिए इतना ही।